हेलो एंड वेलकम। तो आज अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन का प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है। पहले हमने डिवाइड करा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग अलग सेक्शंस में। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस डुएबल होते हैं और किस तरीके के डुएबल नहीं होते। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस फॉर्म में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। क्यों? क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 11 से लेके 20% तक प्रीलिम्स में इसका पूछा जाता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि डुएबल होते हैं हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से होते हैं जो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमको देखना है कि हम कैसे अपना टेम्परामेंट मेंटेन करके उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिवीजन लें तो आता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज आईसीटी। इसमें से पिछले कुछ सालों में स्पेशली आफ्टर 2020 बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2019 में भी लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आता है आपका एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने नासा, इसरो इन सबको कवर किया है। देन कम्स योर बायोटेक्नोलॉजी। इसको तो आप अपने रिस्क पे ही भूल के जाइएगा कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये गलत है। बायोटेक्नोलॉजी के कंसिस्टेंटली 2016 के बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं। आते उससे पहले भी थे, लेकिन अब इनका आना काफी ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया है। फिर आते हैं आपके कोर साइंस के सब्जेक्ट्स, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इनका भी जो वेटेज है वो काफी देखा गया है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली आफ्टर 2018। अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है वो हम देखते हैं। पर्टिकुलरली मेरा ये मानना होता है कि हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहले होते हैं आपके 25 से 30 ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, जो डुएबल होते हैं। ठीक है, अगर आप एक साल बहुत ही सिंसियरली प्रिपेयर करके गए हैं तो ये 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आप श्योर शॉट होंगे कि ये मेरा क्रैक होगा। ठीक है, उसके बाद आपके 30 से लेके 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप 50-50 होते हैं। ठीक है, और आपका सिलेक्शन जो डिफाइन करते हैं वो यही 2 तरीके के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए देता है कि अगर सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो यूपीएससी कैसे वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कहलाएगा। ठीक है, देन कम्स योर डिजीजेस। इससे भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। एंड देन दिस पार्ट इज हियर टू स्टे विच इज डिफेंस। डिफेंस से भी क्वेश्चंस बहुत कंसिस्टेंटली देखे गए हैं, जैसे कि 2018 में क्वेश्चन आया था THAAD। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और कंसिस्टेंटली इससे जैसे अग्नि मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ये आपके 1 वर्ड होते हैं और ये बहुत ही इजी टू क्रैक होते हैं। यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये क्वेश्चंस आप गलत ना करें, क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं जो आपका सिलेक्शन डिफाइन करते हैं इस एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से एग्जाम्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं विच आर हियर टू स्टे, जिनको अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ऑन यू टू क्रैक योर प्रीलिम्स। देखिए, हर एक पोर्शन में हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, कुछ वीक पार्ट होते हैं। मानते हैं आप सब भी ये बात? तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसमें से अगर हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से 22 से 25 क्वेश्चन तो हमारे सही ही होने चाहिए। इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए और इसी तरीके से हमें अपने टॉपिक्स डिमार्केट करके उनका रिविजन करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला है आपका स्पेस सेक्टर से। यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपकी नासा हुई, इसरो, ESA, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ की हैं, इनका क्या क्या काम है, ये अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, सोलार एनर्जी पे काम हो रहा है या सोलार सेक्टर में हो रहा है, लूना सेक्टर में हो रहा है, जहां भी हो रहा है उसका आपको पता होना चाहिए। देन जनरल साइंस बेस्ड एप्लीकेशन, जो काफी टाइम से अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमी में भी आते हैं,
अब एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं वो ज्योग्राफी में भी आने लगे हैं। तो यूपीएससी मोर ओवर एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि जनरल साइंस बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं होता कि कहीं आपने पढ़े हुए होते हैं, आपको प्रिंसिपल लगाना होता है, तभी वो क्रैक किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो हियर टू स्टे, क्योंकि ये भी एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड ही है। आपको प्रिंसिपल होगा, आपको प्रिंसिपल पता होगा, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, राइट। एंड देन कम्स बायो टेक्नोलॉजी, जिसका तो हमें पता ही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। अब चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट हो या वो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो, तो हम इजीली कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एज पर मी इज डूएबल इफ यू नो द प्रिंसिपल और द लेटेस्ट इनोवेशन दैट हैज कम अप इन दिस सेगमेंट। ओके, नाउ वील स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे। काफी कम क्वेश्चंस लिए हैं अभी हमने, आगे विस्तार में भी लेंगे, ठीक है। लेकिन इनके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस सेट करेंगे। इस अकेले क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा एनालिसिस दिया है, इसके बाद हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि कैसे हमारे डिमार्केशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सबसे पहला है, ये 2017 में आपका क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व्ड लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना विच इज एलिजा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, या तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो, ठीक है, इवॉल्व्ड लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना। अगर सपोज करिए ये सिर्फ ऐसे आता कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलिसा, ठीक है, या फिर ये किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, तो आप फिर फंसते, ठीक है। अब यहाँ पे उसने उसकी फुल फॉर्म भी दी है, हमें ये देखना है कि इसका पर्पस क्या है। अब इसमें या तो ये है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कोर साइंस के स्टूडेंट हैं, या आपको पता है नहीं पता है, और तीसरा गेम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो यूपीएससी में हम प्रोबेबिलिटी को बहुत कम लेके चल सकते हैं। द रीजन बी कि अगर हाँ या ना ही किसी चीज का जवाब हो, तो अगर ना जवाब है तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार तो 50% बच्चे भी यहाँ पे जवाब लगाएंगे ना, तो वो तो गलत हो गया, राइट। इसीलिए हमें बहुत ही प्रिसीजन से चलना होता है। पहली बारी में हमें वो क्वेश्चंस करने होते हैं जिसपे हम श्योर हो, और उसके बाद हमें देखना होता है कि जो हमारे डाइसी क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो ये जो टॉपिक था ये काफी ज्यादा न्यूज में था, अगर किसी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो वो ये कर सकता था। इसका आंसर था टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल waves. This is a purely factual question which is based on facts and cannot be done by elimination method. तो please stop relying on elimination method, क्योंकि अगर आपको वो मेथड आता भी है ना, तो जब आप उन 2 घंटों में इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो वो करने का टाइम नहीं होता कि एलिमिनेट करते हैं। तब आपको लगता है या तो आपको नॉलेज है या आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 सेज some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. Okay, now statement 2 says some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. And statement number 3 says some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3, यानी कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में pH का क्या प्रिंसिपल होता है, 0 से 7, 7 से 14, ठीक है। इधर की साइड हुआ तो वो एसिडिक, इधर की साइड हुआ तो वो हुआ आपका एल्कलिन या बेसिक, ठीक है। तो अब इसका कहना है कि some organisms can grow in a highly acidic environment with a pH below 3. अगर आपने बेसिक साइंस की बुक्स पढ़ी हैं अपनी 7th 8th में, तो आपको इन सारे स्टेटमेंट का आंसर पता होगा। उसके बाद भी चलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप इन चीजों को रिमेंबर करते हैं, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तब आपको वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑलराइट, नाउ वील टेक अनदर क्वेश्चन। Which one of the following statements best describe the role of B cells and T cells in human body? ये आ गया आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। देख के डरना नहीं है, पहले तो इसे जिन लोग को नहीं पता है वो रख देंगे,
जिन्हें पता है वो कर लेंगे, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर ए सेज दे प्रोटेक्ट द बॉडी from environmental allergens. B says they elevate the body's pain and inflammation. C says they act as immunosuppressants in the body. And fourth statement says that they protect the body from diseases which are caused by pathogens. तो जो B cells और T cells होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को फ्रॉम डिजीजेस जो कि कॉज करता है, जिनका कॉज होते हैं आपके पैथोजेंस। इसका सही आंसर है ये, ठीक है। अब एग्जाम में इतना दिमाग लगाना कि बी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये भी एक फैक्चुअल कोर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये आपको अपनी कैपेबिलिटी पे बेस्ड करना है, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से ढूंढेंगे ना, जैसे पिछले वाले का आंसर आपको किसी भी आपकी क्लास नोट्स में मिल जाएंगे, या अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग वहीं से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। कंसिडर द फॉलोइंग। सबसे पहले आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब स्टेटमेंट कहता है एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन एनवायरनमेंट इज और आर द कॉजेज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। अब देखिए आइडियल सिनेरियोज में पता है क्या होता है, पहले क्या होता था 2019 से पहले, कि सब कहते थे कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना है, जिसपे होता है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लेकिन अब वो टाइम गया, अब आ गया है यूपीएससी में और भी ज्यादा प्रिसिशन कि आप हमें एग्जैक्टली बताइए। तो इसका होता है 2 and 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड are the main elements of acid rain, okay? अब इसी पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन करेंगे आगे चल के, हम देखते हैं, तब हम अपना प्रैक्टिस देखेंगे कि हमें कितना याद रहा, ठीक है। नाउ कम्स अ क्वेश्चन फ्रॉम योर स्पेस एनर्जी, स्पेस सेक्टर। Which one of the following statements best reflect the idea behind the fractional orbital bombardment system often talked about in media? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मीडिया में जो है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम के बारे में बहुत कुछ है, मैंने मीडिया से ये क्वेश्चन उठाया है। तो यहीं पे आपको क्या कर रहा है, यहीं पे आपको यूपीएससी बता रहा है कि देखो ये करंट अफेयर्स की या ये करंट हैपनिंग की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर ए सेज अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस to counter the asteroid approaching the Earth and explode it in space. Statement number B says a spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. Statement number C says a missile is put in a stable orbit Earth के around and deorbits over a target on the Earth. तो जो आपका फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम था उसका सही ऑप्शन है सी। A missile is put into a stable orbit. मिसाइल को स्टेबल ऑर्बिट में रखा जाता है अर्थ के अराउंड, और एंड इट deorbits over a target on the earth. Now statement number D था a spacecraft move along a comet with the same speed and places a probe on its surface. तो यहाँ पे भी क्या था कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन था और सीधा पूछा गया था कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक। Now with reference to street lighting, how do sodium lamps differ from LED lamps? जो आपके सोडियम लैंप्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं आपके एलईडी लैंप से, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट in 360 degree, but it is not so in the case of LED lamps. Then as street lights, sodium lamps have a longer lifespan than LED lamps. And then third, the spectrum of visible light come from sodium lamp is almost monochromatic, while LED lamps offer significant color advantages in street lighting. अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है इस LED लाइटिंग के बारे में तो फिर आप समझ जाएंगे कि जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो सही है, ठीक है। As street light, sodium lamp have a stronger lifespan than LED lamps. नहीं, LED लैम्प्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सोडियम लैम्प्स, ठीक है।
तो ये हुआ आपका गलत। नाउ सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। ठीक है। नाउ बिस्फेनॉल ए, BPA, a cause of concern is a structural key component in the manufacture of which the following kind of plastics। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 4 तरीके की आपको सब्सटेंस बताए हैं, प्लास्टिक्स बताई हैं, इसमें से BPA जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका है? तो ऑप्शन तो बी है, पॉलीकार्बोनेट। अब जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा उसके लिए ये थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि उसे स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोर, तो ये आपको देखना है कि आप इसे करेंगे या आप इसे उस स्ट्रैटा में रखेंगे कि मैं इसे सेकंड या थर्ड गो में करूं, मैं इसके बारे में डाइसी हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये नहीं है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में। अब इससे क्या होगा, जब आप सेक्शनल एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं डिजीजेस से क्वेश्चन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कर सकती हूँ, मैं बायोलॉजी के नहीं कर सकती, मैं फिजिक्स के नहीं कर सकती, मैं केमिस्ट्री के कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना एक रिपोर्ट कार्ड बना लेंगे, ठीक है, एक माइंड मैप बना लेंगे जिसे आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट करेंगे कि अच्छा इतने यहाँ से कर लेते हैं, उतने वहां से कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वील हैव अ लुक एट सम ऑफ द न्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इजी क्वेश्चंस रखे हैं अभी हमने जिसे हम ये देख सकें कि बेसिक क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं या नहीं। कुछ जो है वो रिफ्रेज्ड है पुराने ही क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन हमने रिफ्रेज लिया है, देखते हैं कि हमारी कितनी रिटेंशन मेमोरी है। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 सेज एवरी वायरस पोजेसेस बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, एवरी वायरस, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है एवरी वायरस। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से एक चीज कहूंगी, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, आपको बेसिक साइंस पता है, आपने 7th 8th 9th 10th तक सही से पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस टिपिकली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? नीदर ऑफ द अबव, ऑप्शन इज नंबर डी। अब यहाँ पे एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, वायरसेस ऑल्सो हार्बर जेनेटिक मटीरियल which may be either RNA or DNA. The leucovirus, for instance, contains both DNA, RNA, rendering statement 1 as inaccurate. देखिए, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होता that viruses can have either RNA, DNA और both, तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि सारे के सारे वायरसेस they possess DNA and RNA. Now, additionally, statement 2 possesses that virus is a nucleoprotein and its genetic material is infectious. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेजेस की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? वायरसेस ईटिंग बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। ठीक है, जनरली प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस हैव single stranded RNA while those affecting animals may have either single or double stranded RNA or double stranded DNA. Alright, however, bacterial viruses or bacteriophages जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, they typically consist of double stranded RNA. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ये आपको बहुत ही बेसिक साइंस का क्वेश्चन था एंड आई एक्सपेक्ट कि चाहे आपने बेसिक साइंस पढ़ी है, आपने साइंस एंड टेक पे बहुत ध्यान नहीं दिया है, पर ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे सिंसियर प्रिपरेशन के साथ तो वो ठीक होगा। ठीक है, नाउ concerning the magnetic field, which of the following statement is accurate? Now statement number 1 says कि the orientation of magnetic field lines with a magnet is from north pole to south pole. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, एक मैग्नेट में जो ओरिएंटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं होती, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है,
The intensity, statement number 2 says the intensity of magnetic field is indicated by proximity or closeness of the field line. ये सही है. And statement number 3 says no two field lines are found to cross each other. ये भी आपका सही है. ओके, तो यहाँ पे जो होगा how many statement given above are correct? B, 2 only are correct. मतलब 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा था ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद इन अ मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो कि गलत है. अब ये क्या होते हैं? ये बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं. ये जब आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स रिवाइज कर रहे हो, देखिए साइंस एंड टेक के लिए मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है और ऐसे टॉपिक्स आपको ऊपर ऊपर ही मिल जाएंगे. बस आपको उन्हें 2-3 बार रिवाइज करके अपनी रिटेंशन मेमोरी में लाना है. ठीक है, अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो हम एक बार देख सकते हैं, जिसमें ये है कि इनसाइड द मैग्नेट द ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल रिजल्टिंग इन क्लोज्ड कर्व्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस. So statement 1 is not accurate. Now the intensity of the magnetic field is indicated by the proximity of field lines. When the field lines are closely packed, the magnetic field is stronger, leading to a greater force attracting the pole of another magnet which is placed within the field. And statement number 3 says there is absence of intersection between field lines. As such, the occurrence would imply a compass needle pointing in 2 directions at the point of intersection, which is not feasible. All right. Now we'll take another question, which is light can be characterized as both a wave and a particle, which is true or not? Yes. Which of the following phenomenon exemplifies the particulate nature of light? अब यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली है, इन चारों में से किसकी है? ये इंटरफेरेंस की है, पोलराइजेशन की है, डिफ्रैक्शन की है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है? तो ये डेफिनेशन है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. नाउ व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड ऑनटू अ मेटल सरफेस रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है जब लाइट को डायरेक्ट करा जाता है मेटल सरफेस पे तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं. उसको हम क्या टर्म करते हैं? फोटो एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब क्या होता है? दिस फिनोमिनन लीड्स टू इन्फरेंस that light comprise of discrete particles या energy packets, जिसे हम quanta of energy कहते हैं. ठीक है, this finding strongly supported the particulate nature of light and these energy packs were termed as photons. उन energy packs को हम क्या कहते हैं? photons. Consequently, the concept of wave particle duality मतलब light can be characterized as both wave and a particle. ये क्या कहते हैं, कहाँ से इमर्ज हुई है? ये इमर्ज हुई है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. ऑलराइट, तो इसका आंसर है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पे यूपीएससी का कह रहा है कि आपको बेसिक एप्लीकेशन पता होने चाहिए. नाउ वील टेक अनदर क्वेश्चन, जिसमें है कंसर्निंग एसिड रेन एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द प्राइमरी गैसेस अकाउंटेबल फॉर एसिड रेन. सच है या नहीं? हमने ये करा था PYQ में. ये स्टेटमेंट सही है. दिस इज ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 2 सेज द pH लेवल ऑफ एसिड रेन टिपिकली फॉल विद इन द रेंज ऑफ 8 to 9. तो ये गलत है. ऑलराइट, अब pH स्केल एक बार देख लेते हैं. जैसे कि हमने बात करी 0 से 7 और 7 से आपका आता है 14. इस तरफ बढ़ेगा तो एसिडिक होता जाएगा, इस तरफ बढ़ेगा तो एल्कलीन या फिर बेसिक होता जाएगा. ठीक है, अब जो आपकी एसिड रेन है उसमें, उसके नाम में ही एसिड है, वो होती है आपके 3 से 4 के pH लेवल के बीच में. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? डी, नीदर ऑफ द अबव आर करेक्ट. ऑलराइट, तो हमारा ये आज का एनालिसिस यहीं खत्म होता है. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वील मीट in the next one. Thank you.